टीम के रूप में काम कर रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, सारे वाइस चेयरमैन, सारे जनरल सेक्रेटरी, सारे सेक्रेटरी, सारे जिला चेयरमैन, सबका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष और जिनके आने के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी हरारत में आई है और पूरे प्रदेश में एक जान दिखाई पड़ रही है संगठन में, ऐसे भाई साथी देवेंद्र यादव जी, यहाँ पर मौजूद अनिल भारद्वाज जी, दिल्ली अल्पसंख्यक विभाग के जुझारू और मजबूत चेयरमैन वाहिद कुरैशी साहब, प्रदेश के इंचार्ज शहनवाज शेख साहब, हमारे अल्पसंख्यक विभाग की राष्ट्रीय टीम के साथी रंजीत जी, शमीम अली साहब, और यहाँ बैठे हुए तमाम बाकी जो साथी हैं, सबका स्वागत है, सबका खैर मकदम है। आज आपसे बातचीत करने का मन हुआ तो मैं पिछले कुछ दिनों से वाहिद कुरैशी साहब से कह रहा था कि एक बार मैं प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से मिलना चाहता हूं और अगर मुमकिन हो तो कार्यकारिणी अकेले को बुलाएं ताकि सबको सुना जाए, सबसे बातचीत की जाए। लेकिन वाहिद भाई बहुत जोशीले आदमी है, जब इन्हें इस तरह का कोई प्रोग्राम करना होता है तो फिर ये खुद को रोक नहीं पाते हैं और पब्लिक मीटिंग में बदल जाती हैं चीजें। तो ये भी राजनीति का एक रंग है, तो ये भी एक अच्छा रंग है कि आज प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ कुछ ऐसे साथियों से भी बात करने का मौका मिल रहा है जो पदाधिकारी न होते हुए भी, कागज पर भले पदाधिकारी न हो लेकिन उनके दिल पर अल्पसंख्यक विभाग लिखा हुआ है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी लिखी हुई है। ऐसे साथियों का भी स्वागत करता हूँ। थोड़ी देर आपसे मुखातिब रहूंगा। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, और घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो के इस घर को बचाएं कैसे। दिल्ली के साथियों, देश के किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी जीत जाए, सरकार बना ले, सेंटर में सरकार बना ले, आज नहीं कल कुछ दिन बाद बना ही लेगी, लेकिन मैं देश के हर राज्य की जीत को तब तक अधूरा मानूंगा जब तक दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनती है। तब तक रंग नहीं आ सकता, तब तक वो चमक नहीं आ सकती हमारे चेहरों पर जो दिल्ली में सरकार बनने पर आती है। मैं देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार में रहा, देश के अलग अलग राज्यों में जाता हूं क्योंकि पूरे देश की जिम्मेदारी है। तो जब लोग वहां से पूछते हैं कि दिल्ली में हमारी सरकार कब आएगी, आप अंडमान निकोबार चले जाओ, लक्षद्वीप चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, झारखंड चले जाओ, दमन दीव चले जाओ, केरल चले जाओ, वहां का समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता एक बार जरूर ये सवाल पूछता है कि दिल्ली में हमारी सरकार कब आएगी। दिल्ली से उसका मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होता, दिल्ली राज्य में सरकार के बारे में जब वो पूछता है तो मैं उसे भरोसा दिला के लौटता हूं कि 2025 दूर नहीं है और 2025 में देश देखेगा कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ बुनियादी चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेगी। बिना संगठन पर काम किए आप किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ये एक सच्चाई है, हमें उसे तस्लीम करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 1.5-2 सालों में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस देश में जो काम किया है, जो जद्दोजहद की है, जो मेहनत की है, सड़क से लेकर के संसद तक, उसका असर अब दिखाई पड़ रहा है। मैं उनके साथ 7 सितंबर 2022 को समंदर के किनारे कन्याकुमारी में खड़ा था जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही थी। देवेंद्र यादव जी भी वहां थे, बाकी साथी भी थे, शहनवाज जी तो भारत जोड़ो यात्री थे, 4000 किलोमीटर पैदल चल के ये आपके बीच में बैठे हैं। मैं भी उस यात्रा का हिस्सा था, जगह जगह उस यात्रा के साथ चलता था
पैदल चला। हमारे पैर के छाले आज भी इस बात के गवाह हैं कि आजादी के बाद इस देश में अगर किसी ने हिंदुस्तान की खाक छानी और वहां की नब्ज को समझने की कोशिश की तो उस नेता का नाम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। हम खुशनसीब हैं कि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम खुशनसीब हैं कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। मैं राजनीति की दुनिया का व्यक्ति नहीं था। मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं था। 2018 में जब राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई तो मैं तो मुशायरों की दुनिया में, मेरी अपनी एक दुनिया थी, मैं वहां पे थोड़ी जो शोहरत थी उसके साथ अपनी दुनिया में मगन था। लेकिन मुझे लगा कि आने वाला जो हिंदुस्तान है वो ऐसा होने जा रहा है कि सरकार सांसों तक पे पाबंदी लगाने की साजिश कर रही है, कलम पर पहरे लगा रही है। ऐसे में एक व्यक्ति है जो उस सरकारी साजिश के खिलाफ खड़ा है पुरजोर तरीके से, तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मैंने राहुल गांधी जी से मुलाकात के बाद उनका दामन पकड़ा, उनके साथ खड़ा हुआ और मैंने कहा कि एक मुश्किल दौर है राहुल जी, मैं आपके साथ इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता हूं। जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया था तो मुझे याद है कि मीडिया के साथी मुझसे पूछा करते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आपका सियासत से क्या लेना देना। तब मैं उनसे कह देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। हम सब लड़ते रहे और आज आपको ये बात माननी पड़ेगी और आप मान भी रहे हैं कि 2024 के नतीजों ने देश में नफरत की जो हवा थी उसको थोड़ा रोका है, उसको थोड़ा कम किया है। और ये हुआ है हमारे नेता राहुल गांधी की कोशिशों की वजह से। तो हम राहुल गांधी जी को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि एक बार जोरदार ताली राहुल गांधी जी की उस मेहनत के लिए बचनी चाहिए। साथियों, अब सारा फोकस हमारा इस बात पे हो जाए कि हम 2025 की इस जंग में जाने से पहले की हमारी तैयारियां कैसी रहेंगी और क्या होगी। दो बातें आपको समझना है। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाकी से, और यहाँ जो जिस पार्टी की सरकार है वो तो भारतीय जनता पार्टी की गर्भ से निकली हुई पार्टी है, मैं ये मानता हूँ, गोद से निकली हुई पार्टी है। तो दोनों की जो पॉलिटिकल स्टाइल है वो इसी बात की है कि कांग्रेस पार्टी को अकेले नहीं हराया जा सकता। तो जब तक कांग्रेस पार्टी के जो मूल वोटर हैं उनमें बंटवारा नहीं किया जाएगा, दलित वोटों का बंटवारा नहीं किया जाएगा, अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा नहीं किया जाएगा, पिछड़े वोटों का बंटवारा नहीं किया जाएगा, तब तक कांग्रेस पार्टी को हराया नहीं जा सकता। वो ये बात जानते हैं। यहाँ अल्पसंख्यक समाज के तमाम साथी बैठे हैं। मैं आपसे एक बड़ी जिम्मेदारी भरी बात कहना चाहता हूँ। मुझे याद है जब मैं वाहिद कुरैशी जी को स्टेट चेयरमैन बनाने की जिद कर रहा था तो बहुत सारी मजबूत ताकतें ऐसी थी राज्य की जो नहीं चाहती थी कि वाहिद कुरैशी को स्टेट चेयरमैन बनाया जाए। मैं यहाँ एतराज करता हूँ इस बात को। मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी। मुझे याद है किसी नेता ने मुझसे कहा कि यार ठीक है पोस्टर लगाते हैं, क्यों आप बड़ी जिम्मेदारी क्यों देना चाहते हैं। मैंने कहा पोस्टर और होर्डिंग के बाहर की भी एक दुनिया है, और जिसने पिछले 20 साल पार्टी का झंडा उठा करके 25 साल होर्डिंग लगाया हो, पोस्टर लगाया हो, अब उसको किसी एक बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पर बिठा के भी हमें जांचना चाहिए कि वो संगठन का काम कैसे करता है। और मैं आज यहाँ खड़ा होकर के वाहिद कुरैशी जी और शहनवाज शेख साहब दोनों लोगों की प्रशंसा इस बात की करूंगा कि मुझे याद है देवेंद्र भाई, मैं 2022 में 21 में अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय चेयरमैन बना और 2022 में पार्टी ने मुझे राज्यसभा भेजा। मैं महाराष्ट्र से चुनाव जीत करके राज्यसभा का जिस दिन लौट करके दिल्ली में आया, मम्मी पापा मेरे घर आए हुए थे, फ्लैट में हम लोग रहते थे। मैं गया पापा से मिलने के लिए, तब तक सुनाई पड़ा कि सुबह ईडी जो है वो राहुल गांधी जी को पूछताछ के लिए बुला रही है। मैं शपथ भी नहीं लिया था, मैं सांसद बन के दिल्ली लैंड किया था तब की घटना है। मुझे याद है कि मैं मम्मी पापा से मिला, उनके साथ थोड़ी देर बैठा और उसके बाद हमें ये पता चला कि रात में पुलिस बैरिकेड कर देगी और एआईसीसी में किसी को घुसने नहीं देगी, बड़ा एकदम छावनी बना देंगे वो लोग।
मुझे याद है कि मैंने अपना सर्टिफिकेट सांसदी का पापा को सौंपा और उसके बाद रात के 3 बजे मैं घर से निकला और सीधे आईसीसी पहुंचा और दिल्ली प्रदेश के अपने साथियों को और राष्ट्रीय टीम के साथियों को मैंने कहा कि इससे मुश्किल घड़ी नहीं आएगी पार्टी के लिए। हम सारे लोगों को अगले कुछ दिन, जब तक राहुल गांधी जी को यह प्रताड़ित करने की साजिश करेंगे, तब तक हम लोग सड़क पर डटे रहेंगे, आईसीसी में रहेंगे, वहीं सोएंगे, वहीं खाएंगे, लड़ेंगे, जेल जाना होगा तो जेल जाएंगे। और पूरी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी मजबूती के साथ डटी थी, हमारा अल्पसंख्यक विभाग पूरी मजबूती के साथ डटा था। और मैं अगले 5-6 दिन हम लोग सोफे पे सोते थे, 2 सीटर सोफा था मेरे ऑफिस का। ब्रश मंजन घर से लेके नहीं आए थे तो दातून तुड़वा करके, मतलब मैं जस्ट वही सांसद बन के आया था तो खुशियां मनाने का भी मौका नहीं मिला। लेकिन मुझे लगा कि पार्टी ने अगर कोई जिम्मेदारी सौंपी है तो मेरा फर्ज बनता है कि इस मुश्किल घड़ी में पार्टी के लिए अपना खून पसीना लेके खड़ा हुआ नजर आऊं। मेरे भाई, आप संगठन में हैं, बहुत सारी आपकी शिकायतें भी होंगी, होती हैं, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप कॉर्पोरेटर बनाने के लिए, विधायक बनाने तक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। आप भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो, जिसका मिशन आपका नेता लेके चल रहा है। आदरणीय खड़गे जी जो बात कहते हैं देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ जो संविधान है खतरा उस पर है, तो आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है। मैं यहाँ बैठे हुए ऐसे तमाम चेहरे देख रहा हूँ जिन्होंने 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल पार्टी को दिया है और शायद कुछ ना मिला हो उन्हें, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कुछ ना मिला हो, लेकिन आप बुनियाद के लोग हैं, आप नींव के लोग हैं। अगर कोई भी महल खड़ा होता है तो वो बिना अच्छी नींव के, बिना अच्छी बुनियाद के नहीं खड़ा हो सकता। और आप ये भी जानते हैं कि नींव के पत्थर दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन उनकी अहमियत क्या है वो जो सबसे ऊपर गुंबद मौजूद होता है उसको पता होती है, दरवाजों को पता होता है। तो पार्टी का नेतृत्व आपके संघर्ष को, आपकी कुर्बानी को जानता है। मैं आपका हूं, पिछले 3 साल से राष्ट्रीय चेयरमैन हूं और आप में से बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि आईसीसी का ऑफिस हो या मेरा घर हो, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आईसीसी 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे ज्यादातर बैठता हूं। अभी चुनाव में चूंकि व्यस्त रहा तो कम बैठ पाया, फिर से वो सिलसिला शुरू कर रहा हूं, लगातार ऑफिस बैठूंगा। आप सारे लोग मुझसे मिलते भी रहते हैं, सुझाव भी लेते रहते हैं। मैं देवेंद्र जी के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। देवेंद्र जी ने अच्छी बात कही कि इमरान भाई को सुझाव दीजिए। मुझे लगता है देवेंद्र भाई की बारिश खत्म हो जाए तो जिस तरह राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, हमें एक दिल्ली जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। और हमारी जो जितनी भी विधानसभाएं हैं, हम विधानसभा वार एक कार्यक्रम बनाएं, बहुत बड़ी नहीं है दिल्ली, और सारे नेताओं को इन्वॉल्व करें। मैं खुद जहां मेरी जरूरत होगी मैं आपके कांधे से कांधा मिला के खड़ा रहूंगा, मेरा अल्पसंख्यक विभाग खड़ा रहेगा। और मैं ये भी चाहता हूं, एक बात आपको बहुत सतर्क होकर, सजग होकर के समझना, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करने वाली कोई भी पार्टी हो, वो सबसे पहले आपका कंधा इस्तेमाल करते हैं बंदूक चलाने के लिए। मेरे बुजुर्गों, एक बात मुझे आपसे कहनी है, मेरी उम्र बहुत कम है, मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए बेटे की तरह हूं, जिनके लिए भाई की तरह हूं। दुनिया के हर देश की पॉलिटिक्स 25 साल में एक नया शेप लेती है। भारत की पॉलिटिक्स ने एक नया शेप ले लिया है। अगर आप ये सोचते हैं कि आज से 20 साल पहले जो भारत था तो अब वो भारत नहीं है, माहौल बदल चुका है। फजाओं में जो जहर घोला गया है उसको खत्म होने में समय लगेगा, इसलिए बहुत होशियारी के साथ राजनीति करनी है, समझदारी के साथ राजनीति का हिस्सा रहना है। मैंने पहले दिन से अल्पसंख्यक विभाग में यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव बनाती है कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं। इस देश में 6 कम्युनिटी हैं, सरदार भाई हैं, सिख समाज है, ईसाई समाज है, जैन समाज है, बौद्ध समाज है, पारसी समाज है, मुस्लिम समाज है। 6 समाज मिलाकर के अल्पसंख्यक बनते हैं।
मैं जब अपना राष्ट्रीय संगठन बना रहा था तो पूरे देश में पारसी समाज बहुत कम तादाद में है जो है भी वो राजनीति में हिस्सा नहीं लेते। मैंने केसी वेणुगोपाल जी से बात की, मैंने कहा सर मुझे राष्ट्रीय टीम बनाने के लिए थोड़ा समय दीजिए, जब तक 6 के 6 समाज हमारे संगठन में नहीं होंगे तब तक मैं नेशनल टीम सबमिट नहीं करूंगा। और मैंने पारसी समाज के व्यक्ति को ढूंढ के प्रतिनिधित्व दिया। मैं अपने मुस्लिम समाज के लोगों से, सिख समाज के लोगों से विशेष तौर से एक बात कहना चाहता हूं। महिलाएं इस देश की आधी आबादी है, उनको भी प्रतिनिधित्व दीजिए। मैं आपको बताते हुए मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मैंने अल्पसंख्यक विभाग में 7 महिला हमारी जो पदाधिकारी हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया। और सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं दिया है, कर्नाटक जैसे राज्य में मैंने जैन महिला को इंचार्ज बनाया, पंजाब जैसे राज्य में हमने ईसाई समाज की महिला को इंचार्ज बनाया है, बिहार में मुस्लिम समाज की महिला को इंचार्ज बना करके भेजा है, गोवा में मुस्लिम समाज की महिला को इंचार्ज बना के भेजा, केरला में ईसाई समाज की महिला को ज्वाइंट, हमारी जो ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर हैं उनको को इंचार्ज बना करके भेजा। हमारी रूबी खान जी हैं राजस्थान से, जो भारत जोड़ो यात्री भी थी, वो 4000 किलोमीटर चली, वो मेरे साथ मेरी कमेटी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनको ऑफिस की और बहुत सारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे करके उनको बराबर प्रतिनिधित्व देने का काम किया। तो मैं अल्पसंख्यक विभाग के साथियों से भी ये बात कहूंगा कि महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाइए अपने डिपार्टमेंट में, क्योंकि आधी आबादी है वो, बिना उनको एड्रेस किए, बिना उनको राजनीति का हिस्सा बनाए, बराबर का हक दिए, आप न तो राजनीति में सफल होंगे, ना समाज में वो भारतीय जनता पार्टी और जो मौजूदा यहाँ की सरकार है उसकी राजनीति को काट पाएंगे। तो मेरी ये भी गुजारिश रहेगी कि ये काम जरूर करिए। बाकी साथियों, बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, पिछले 10 घंटे से पार्लियामेंट में भाषण ही सुन करके आ रहा हूं। अभी शायद पार्लियामेंट चल रही होगी तो फिर वापस जाना पड़ेगा। कल बजट पे बोलना है मुझे, तो थोड़ी तैयारी भी करनी है, पार्लियामेंट में लगातार आपके लिए आवाज उठानी है। तो मुझे आपसे बस आखिर में ये कहना है, बहुत सारे साथियों से, कि आप संगठन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ज्यादातर को सुनता रहता हूं। एक क्लोज डोर मीटिंग भी मैं चाहता हूं कि एक दिन सबके साथ हो और हम सबका पक्ष सुने, ज्यादातर को सुने, और थोड़ा सोशल मीडिया पे प्रेजेंस आपकी बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को बहुत समझदारी के साथ कैसे काट सकते हैं उसको लेकर रणनीति बने, और अल्टीमेट देवेंद्र यादव जी का जो भी दिशा निर्देशन हो, हमारा अल्पसंख्यक विभाग मजबूती से उसे फॉलो करे, ताकि आने वाले दिनों में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सके। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है मेरे भाई, कि हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है, जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। तो अगर ताजमहल बनाना है तो बहुत सारी चीजों को एकजुट करना पड़ेगा, एकजा करना पड़ेगा, एक साथ लाना पड़ेगा, और सबको लेके चलने का हुनर सीखिए, एक दूसरे के साथ चलने का हुनर सीखिए। आप ऐसा करेंगे, जिस दिन सरकार आएगी उस दिन मिलने के लिए बहुत कुछ होगा। हमें अभी लगता है कि हमारा स्पेस तो इसने ले लिया संगठन में, तो फिर हम संगठन के साथ चलने के बजाय संगठन से अलग होकर के काम करने लगते हैं, हम दूसरा ठिकाना ढूंढने लगते हैं। नहीं, आपको आने वाले चुनाव में बहुत बांटने की कोशिश की जाएगी, नए नए कारोबारी लाए जाएंगे, नए नए ठेकेदार लाए जाएंगे आपके स्टेट में। मैं पूरे देश में देख रहा हूं इस चीज को। भारतीय जनता पार्टी ने नए नए ठेकेदार पैदा किए हैं जो सिर्फ तकरीरें करते हैं, उसके अलावा कभी ग्राउंड पर आपके साथ खड़े होने की कोई कोशिश नहीं करते। आपको याद होगा मेरे भाई कि चाहे मरकज का मामला हो, दंगे का मामला हो, आपके साथ पार्टी के लोग मजबूती के साथ, हिंदू मुस्लिम एकजुटता के साथ हर जगह खड़े नजर आए हैं। तो आपको हमेशा एक चीज का ख्याल रखना है कि किसी बहकावे में नहीं आना है, किसी झांसे में नहीं आना है। एकजुट होकर के, सर्व समाज एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा तो हम 2025 में यहाँ अपनी सरकार जरूर बनाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। और आखिर में आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
तैयार रहिए अभी से। एक बड़ी लड़ाई है ये, बड़ी लड़ाई इसलिए है क्योंकि भाजपा से भी लड़ना है और भाजपा के छोटे वाले रिचार्ज से भी लड़ना है। तो दो लड़ाइयां हैं आपकी और दोनों लड़ाइयां बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए डटे रहिए। मैं बतौर सांसद, बतौर राष्ट्रीय चेयरमैन आपके साथ हर मोर्चे पर खड़ा हूं। जहां भी आप आवाज देंगे, मैं आपका हूं, आपका बनाया हुआ हूं। राजनीति बाद में है मेरे लिए, पहले आप हैं। जहां भी आपको लगे कि आपको इमरान प्रतापगढ़ी की जरूरत है, मैं भाई की तरह, बेटे की तरह आपके साथ खड़ा मिलूंगा। एक बार फिर से आप सारे लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बदन में जो भी लहू है, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है। जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपका ये जज्बा, आपका ये जोश बरकरार रहे। फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत को भी इसमें हमारा सहयोग करना पड़ेगा। देवेंद्र यादव जी, सभी मलगी जी भी लेना चाहते, जो साथी तो एक एक करके आगे जाइए।